अगर कोई आपसे ये पूछे कि जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जावास्क्रिप्ट. ये जावास्क्रिप्ट इन टोटलिटी देखा जाए ना तो फंक्शन के ही अराउंड काम करती है. तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन नहीं आता तो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है. और फंक्शन इतना इंटेंस, इतना डीप टॉपिक है कि आप इसको एक लेक्चर में कवर कर ही नहीं सकते. इनफैक्ट आज मैं आपको फंक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि इस सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट में ये वीडियो होगा. इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो डेप्थ आपको मिलने वाली है ना, ये आपके कई सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेगी. आप में से जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट पहले से आती है उनको तो ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि तभी वो इस कंटेंट की वैल्यू करेंगे. और कमेंट दिए बिना मत जाना. अगर वाकई लगे कि कंटेंट में दम है, इन डेप्थ नॉलेज मिल रहा है, तो मुझे आपका कमेंट चाहिए ही चाहिए. इतना ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में आज के इस इंपॉर्टेंट लेसन को हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको बात करनी है फंक्शन क्या होता है. ऐसा नहीं है कि हम लोग फंक्शन को यूज नहीं करते आ रहे. अभी तक भी जितनी जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी है उसमें हमने फंक्शन का कुछ बेसिक तो समझ ही लिया है. तो चलिए कोडिंग विंडो पे चलते हैं. कोडिंग विंडो पे मैं सबसे पहले एक छोटा सा फंक्शन आपको बना के बताता हूं. ये मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा. फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है. फंक्शन का जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो नाम रख सकते हो. जैसे मैंने F1 नाम रख दिया. करली ब्रैकेट से आप उसकी बॉडी बना सकते हो और इसके अंदर कुछ कोड लिख सकते हो. जैसे मैंने लिखा console.log और यहां पे लिख दिया हेलो. अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है. ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया. अभी तक जावास्क्रिप्ट में जो कोड हम कर रहे थे और अब जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें फर्क क्या है. तो जो अभी तक कोड लिख रहे थे वो ग्लोबल लोकेशन पे लिखा गया कोड था. मान लीजिए मैंने कोई कोड लिखा, लेट्स से इस फंक्शन के पहले लिख दिया, यहां पे कुछ कोड लिखा, यहां कुछ कोड लिखा, यहां कुछ कोड लिखा, इसके बाद भी मैंने कुछ कोड लिख दिया. अब ऑब्वियसली अंतर समझने के लिए मैं यहाँ हेलो 1 कर देता हूँ, हेलो 2 कर देता हूँ, हेलो 3 कर देता हूँ, देन यहाँ पे हेलो 4 कर देता हूँ, हेलो 5 कर देता हूँ. अब देखिए हमारे पास एक तो ये हेलो प्रिंट हो रहा है और फिर हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, मतलब सब अलग अलग हो गए. लेकिन ये जो console.log वाली लाइन्स है ना, ये ग्लोबल लोकेशन पे लिखी हुई है, जबकि ये वाला जो console.log है ये एक फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा है. अब इससे फर्क क्या होगा, फर्क समझने के लिए एक बार हम इस कोड को रन करते हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें हेलो 1 प्रिंट हुआ, यानी पहली लाइन चली, दूसरी लाइन चली, तीसरी लाइन चली, और फिर ये वाली लाइन चली जिससे हेलो 4 प्रिंट हुआ, फिर हेलो 5 प्रिंट हुआ. तो सबसे पहली लर्निंग तो ये कि फंक्शन के अंदर जो कोड लिख रहे हो वो रन नहीं होता है तब तक जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते. जबकि आप जो लाइंस लिख रहे हो ग्लोबल लोकेशन पे किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहे हो, वो ऑलवेज एग्जीक्यूट हो रही हैं. वो तो स्क्रिप्ट चलती है तो वो चलेगा ही चलेगा. अब ब्राउजर के साथ यूजुअली हम जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं, तो ब्राउजर जैसे ही पेज को लोड करेगा तो जो स्क्रिप्ट उसके साथ एसोसिएटेड है वो रन हो जाएगी. तो ग्लोबल लोकेशन पे लिखे स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, लेकिन फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो नहीं चलेगा. भले ही आपने यहां पे इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है पर ये नहीं चल रहा है. ये है फंक्शन बनाने का बेनिफिट कि आप कोड को खास मौके पर ही चलाना चाहते हो. जब चलाना चाहते हो तभी चलेगा, लिखे होने भर से वो चलता नहीं है. तो कैसे चलेगा, आप फंक्शन को कॉल करोगे तब चलेगा. कॉल कैसे करते हैं, आपने लिखा F1, ये मैंने कॉल कर दिया इस फंक्शन को, तो अब ये चलेगा. पर ये कब चलेगा, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 प्रिंट हो जाने के बाद जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी हेलो 4, हेलो 5 के पहले, तब ये फंक्शन चलेगा और इसके कारण हेलो प्रिंट होगा. तो चलिए इसको भी चला के देखते हैं. आप देख सकते हो हेलो 3 के बाद हेलो आ रहा है, उसके बाद हेलो 4 आ रहा है. इतना ही नहीं, आप इस फंक्शन के कोड को कई बार चला सकते हो. तो आपने F1 को 2 बार लिख दिया तो ये 2 बार चल जाएगा. देखिए 2 बार चल गया. इनफैक्ट ये जरूरी नहीं है कि आप लगातार में ही लिखें. हो सकता है कि मैं हेलो 4 के बाद फंक्शन को कॉल कर रहा हूं. देखिए ये मैंने रन किया, आप देखें जहां पे मैंने कॉल किया वहीं पर हेलो दिखाई दे रहा है. ये भी कोई जरूरी नहीं कि इस फंक्शन के डिक्लेरेशन के पहले नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं. हो सकता है कि मैं यहां पर लिख दूं फंक्शन का कॉल. तो आप देख रहे हैं मैंने यहां भी कॉल किया, यहां भी कॉल किया, यहां भी कॉल किया. तो फंक्शन भले ही कहीं पे भी बनाओ पर उसके पहले भी उसके बाद भी हम इसको कॉल कर सकते हैं. आप देख सकते हो कि हेलो 2 के बाद ये हेलो दिख रहा है, यस, और यहां पर भी ये हेलो दिख रहा है.
अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि फंक्शन बनाने का क्या बेनिफिट हो रहा है। अब पूरी तरीके से हम फंक्शन पे बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फंक्शन हमारा बना हुआ है f1। ये फंक्शन में हम 4 तरीके से इसको बना सकते हैं। हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पैरेंथेसिस में कुछ लिखेंगे तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और हम चाहें तो यहां पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था कि रिटर्न कीवर्ड की मदद से फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करता है और साथ में फंक्शन एंड भी हो जाता है, यानी एग्जिट हो जाते हैं हम फंक्शन से। तो ये 2 चीजें अभी मैंने दोनों ही यूज नहीं करी है, तो हम फंक्शन को 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, तो जब आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ये फंक्शन टेक्स नथिंग नेचर का है, ठीक है। और अगर आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, f1 पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, तो फिर उसको बोलते हैं टेक समथिंग, ठीक है, टेक समथिंग। अच्छा, और अगर मैंने इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है तो मैं उसको बोलता हूं रिटर्न्स नथिंग, ठीक है, रिटर्न्स नथिंग। अब सोचो कि रिटर्न समथिंग भी तो हो सकता था, यस, तो हम यहां पर रिटर्न समथिंग भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, ग्रामर पे मत जाइएगा, और टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है ना। अब हमें यह समझ में आ गया कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे आपने इस फंक्शन को बनाया तो आप सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा, जैसे कि मैंने वेरिएबल्स बनाऊंगा, मैंने यहां पे लिख दिया, कुछ वेरिएबल का नाम लिख दिया यूजर नेम, ठीक है, तो फिर मुझे इसे कॉल करते वक्त भी आर्ग्यूमेंट सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर दिया, और हो सकता है मैं यहां पे प्रिंट भी करा दूं यूजर नेम। अब आप देखिए, जब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया तो ये हेलो अरुण प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने अरुण पास किया। फायदा क्या है, इस फंक्शन को मैं एक ऐसी यूटिलिटी की तरह यूज कर सकता हूं जिसमें मैं यूजर का नाम प्रिंट करा रहा हूं। यूजर कोई भी हो सकता है, तो अगर मैं अगली बार कॉल करा रहा हूं तो वो हर बार सेम वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, जो मैं यहां पे पास करूंगा वो प्रिंट करेगा। तो मैंने सतीश पास कर दिया तो ये हेलो अरुण हेलो सतीश दे रहा है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें अरुण पास किया, ये फंक्शन कॉल किया तो सतीश पास किया। तो इसको बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन करते वक्त पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पैरेंथेसिस में लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे जितने वेरिएबल्स आपने बनाए, अभी तो मैंने एक ही बनाया, तो यहां से एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। अगर यहां 2 वेरिएबल बनाओगे तो 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए और फिर मेरे को यहां पर भी 2 वैल्यू पास करनी होगी। जैसे मैंने 10 और 20 पास कर दिया, जैसे मैं यहां पर 30 और 40 पास कर दे रहा हूं। जो मुझे वैल्यू पास करनी है मैं पास कर सकता हूं, पर इसका क्या यूज कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं यहां पर प्रिंट करा दूं सम इज, और ए और बी की वैल्यू ऐड कर दूं। अब आप देखिए कि क्या आउटपुट आता है। यहां पे ये मैंने रन किया, सम इज 30, सम इज 70। 10 और 20 का सम किया इसने पहले, तो ये 30 आ गया। 30 और 40 का सम किया तो ये 70 आ गया। तो ये फंक्शन एक यूटिलिटी की तरह है, पर इस फंक्शन को हम किस तरह का डिफाइन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। ये वैरायटी पहले हमने डिफाइन किया था, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। पैरेंथेसिस खाली थे तो वो टेक्स नथिंग था। अभी पैरेंथेसिस भरे हुए मतलब टेक समथिंग है। अगर पैरेंथेसिस भरे हुए हैं तो कॉल करते वक्त भी भरे हुए रहने चाहिए। अगर हम यहां से वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, यस वो भी करा सकते हैं, तो हमने लिखा रिटर्न, और हो सकता है a प्लस बी की वैल्यू हम रिटर्न कराएं, हो सकता है हम यहां प्रिंट ही ना कराएं, इसको हटा देता हूं मैं। तो ये कैसा हो गया, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। अब जो वैल्यू रिटर्न होती है ना, जैसे a प्लस बी का रिजल्ट जो भी आया वो रिटर्न होगा, तो रिटर्न होके वहीं जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ। तो आप इसे किसी वेरिएबल में रख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं लेट x, ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैं लिख रहा हूं लेट y, तो ये इन वेरिएबल्स में डेटा जा रहा है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे 10 और 20 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुए जो a और b में गए। a और b का सम इस जगह पे रिटर्न होके आ गया और यहाँ से असाइन हो गया x में, और इसी तरीके से y में असाइन हो गया 30 और 40 का सम। तो अब इसको प्रिंट कराना है console.log, और यहाँ पे x और y की वैल्यू में प्रिंट करा रहा हूँ। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं 30 और 70 यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने x और y की वैल्यूज प्रिंट कराई थी। तो हमने देखा कि हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ। अब कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगा तो a और b में क्या रहेगा,
लेट से यहाँ पर मैं लोकल वेरिएबल a बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू रख लेता हूँ 10, और यहाँ पे लेट b बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू रख लेता हूँ 15। तो ये 10 और 15 का सम करेगा, लेकिन अब आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। आप कितनी भी बार इसको कॉल कर लें, ये हर बार 10 और 15 का ही सम देगा। तो आप देख सकते हैं दोनों बार ये 25 ही दे रहा है। पर ये वैरायटी क्या कहलाती है? टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। तो 4 तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो एक चीज समझो, जब फंक्शंस पढ़ रहे हो तो जितना मैंने पढ़ाया ये फंक्शन का एक्सट्रीम बेसिक है, मतलब इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। और ये कई सारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जब फंक्शंस पढ़ोगे तो यही चीज आपको पढ़नी होती है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जब मैं कह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये भी समझना पड़ेगा कि फंक्शन में इतनी सी थ्योरी नहीं है, फंक्शन में बहुत कुछ थ्योरी है। अभी जो हमने पढ़ा है उसको हम यहां पर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। जो अभी हमने बनाया इसका एक नाम रखा, फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट से पूरी बॉडी बनाई। ये पूरा ऐसा लिखना फंक्शन डिक्लेयर करना कहलाता है जावास्क्रिप्ट में। इसको बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। लेकिन आप कई और तरीके से भी फंक्शंस बना सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। और अगर मैंने यहाँ 10 लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 ही हैं, और भी हैं। पर ये 10 तो हमको देखना ही देखना है, जो आगे के हम लेक्चर्स में देखेंगे। आज नहीं देखेंगे, इमीडिएटली बाद सारे कॉन्सेप्ट तुरंत आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका जब वक्त आएगा तब इनको मैं कवर कराऊंगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें लिखा नहीं है, जो मुझे आपको बताना है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक। और जब आपको कॉल बैक समझना है ना, अब आप सुन लो, कई लोग वीडियो ना पूरा नहीं देखते हैं, इस पॉइंट पे जरा ध्यान से सुनना। कॉल बैक आज सीखोगे। आज आप सीखोगे वेब एपीआई क्या होता है। आज आप सीखने वाले हो इवेंट लूप क्या होता है। और अब आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक और चीज सीखोगे, कॉल बैक क्यू, ठीक है, ये भी सीखोगे। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ये वो चीजें हैं जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि इस सीरीज का ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसलिए इसको अच्छे से समझना ताकि ये हमेशा के लिए चीजें क्लियर हो जाए। चलो भाई, इतने पोर्शन को मैंने कर दिया कमेंट, क्योंकि नोट्स में मैं ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर नोट्स के लिए आपको मेरे साइट पे जाना पड़ेगा, फ्री है नोट्स डाउनलोड करना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कॉल बैक के बारे में। सबसे पहले तो कॉल बैक हम बोल किसको रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, आप कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, आपने F1 नाम का कोई फंक्शन बनाया, कुछ इसमें कोडिंग करके रखी है, लाइक console.log, और हेलो ही प्रिंट करा देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई तो भी फंक्शन है, इमेजिन कर लो F2 नाम का कोई फंक्शन है, उसको मैं कॉल कर रहा हूं, और उसमें मैं एज एन आर्ग्यूमेंट F1 को पास कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट को समझो। अभी ये मत सोचो F2 फंक्शन का है। F2 फंक्शन कोई फंक्शन है, किसी ने बनाया है, उस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, और मैंने जो फंक्शन F1 बनाया है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। यस, जावास्क्रिप्ट में आप ऐसा कर सकते हो। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन ही इसके अंदर करते। सोचो, आपने F2 फंक्शन को कॉल किया है और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पूरा फंक्शन ही डिफाइन करके पास कर दिया। ये भी तरीका होता है। तो ये जो फंक्शन आप पास कर रहे हैं ना, ये कॉल बैक फंक्शन है। क्यों है ये कॉल बैक फंक्शन, जरा सोच के देखिए। ये जो F2 फंक्शन है, इसको मैंने एक फंक्शन दे दिया, और अब F2 अपनी कोडिंग में जब उसे जरूरत लग रही है वो F1 फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यानी वो कॉल बैक कर रहा है। मैंने F2 को कॉल किया, अपना फंक्शन F1 उसे हैंड ओवर कर दिया और कहा तुम इसे कॉल कर लेना। कब कॉल कर लेना भाई, F2 फंक्शन किसी पर्पस से बना होगा, तो हमने कहा F2 तुम्हारा जब काम हो जाए तब तुम इस F1 फंक्शन को कॉल कर लेना। इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो हम F1 को कॉल नहीं कर रहे, वो कॉल कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर ना आप एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो। आप जरूरी नहीं कि इसका कुछ नाम ही रखो, इस नाम का कोई मतलब तो रह नहीं गया है। जब आप इसे आर्ग्यूमेंट में ही पास कर रहे हो तो फिर फंक्शन का नाम क्यों रख रहे हो। आप सीधे फंक्शन लिखो, फंक्शन कीवर्ड, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट से बॉडी। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं, मतलब ये एनोनिमस फंक्शन है। लेकिन आप जरा सोच सकते हो कि जहां कहीं पर भी ये F2 फंक्शन बना होगा, जरा देखो, इमेजिन करते हैं हम लोग कि F2 फंक्शन कैसा बना होगा। F2 फंक्शन बना होगा और उसने एज एन आर्ग्यूमेंट ले लिया होगा ये फंक्शन। एक वेरिएबल बना लेता हूं फंक्शन।
आप समझ रहे हो, जो पूरा फंक्शन पास हुआ है एज एन आर्ग्यूमेंट वो किस में चला गया, फन नाम के वेरिएबल में चला गया। और अब अगर मैं चाहूं, यहां पे कुछ कोड लिख रहा हूं console.log, और उसमें I am in F2 ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस फन फंक्शन को कर रहा हूं कॉल। तो मैंने जिस F2 फंक्शन को कॉल किया था और अपना फंक्शन उसे हैंड ओवर किया था, F2 फंक्शन ने अपनी कोडिंग चलाई, F2 फंक्शन ने अपनी कोडिंग चलाई और उसमें पहले ये लाइन प्रिंट करी और फिर फन फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैंने तो F2 फंक्शन को कॉल कर दिया, देखें जरा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन करते हैं, देखिए मैंने रन किया तो मैंने सिर्फ F2 फंक्शन को कॉल किया था और कॉल करते वक्त अपना फंक्शन प्रोवाइड किया था। F2 फंक्शन ने एक मैसेज प्रिंट कर दिया I am in F2 और उसके बाद उसने फन फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को अपना फंक्शन देते हैं और वो उसे कॉल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बैक। ठीक है, लेकिन कॉल बैक का ऐसे यूज करना ये तो चलो नॉर्मल सी चीज हो गई। अब ये कॉल बैक इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि कॉल बैक का कॉन्सेप्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अचीव कर सकें। बस यहां से कहानी शुरू होती है और अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, हम लोगों ने कॉल बैक का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा है ताकि हम ये समझ सकें कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कैसे अचीव होता है। और ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आप में से कई लोगों ने कई बार पढ़ा, लेकिन कई लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आया, अभी तक भी कुछ कंफ्यूजन है। आज कोशिश करो कि कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इससे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे अचीव होगा। तो पहले ये समझो कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब डायग्राम से समझते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये हुआ कि हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को एक थ्रेड मिली हुई है। अब व्हाट इज थ्रेड? अब थ्रेड का कॉन्सेप्ट कई लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं थोड़ा सा एक उसका कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। कॉन्सेप्ट ये समझना कि मान लो हमारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर कौन होता है? सीपीयू जिसको बोलते हो आप। प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम्स को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्रोसेसर ही एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब ये एक प्रोग्राम है, इसकी लाइंस लिखी हुई हैं, तो ये ज़रूरी है ना कि प्रोसेसर के पास ये लाइंस एक एक करके जाए, एक एक इंस्ट्रक्शन जाए, तब तो ये प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट? अब मान लीजिए मैंने एक और कोड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये भी एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए भी एक लाइन होगी। अब ये लाइन को आप वायर जैसा सोच लीजिए जो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है ना, इंटरनली थोड़ा हार्डवेयर लेवल पे अलग हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये कोड रन होने के लिए इस कोड की जो एक एक इंस्ट्रक्शन है वो बारी बारी से किस में जानी चाहिए? प्रोसेसर में जानी चाहिए। इस कोड के रन होने के लिए भी बारी बारी से प्रोसेसर में जानी चाहिए। अब आप देखते हो ना कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं। आप कुछ डाउनलोडिंग का काम भी कर रहे हो, आप हो सकता है कि कुछ टाइपिंग वर्क भी कर रहे हो, आप हो सकता है गाने भी सुन रहे हो। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स एक साथ आपके कंप्यूटर में रन हो रहे हैं। आप जरा सोचो, ये सारे प्रोग्राम्स अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का सेट है, अलग अलग कोड है ना। अब ये हर कोड एक साथ चलने का मतलब ये है कि इसका इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसका इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, और भी हैं उनका इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। यानी ये कुछ ऐसा है जैसे ये एक रोड है, ठीक है, यहां पे अलग रोड है, तो यहां से लोग जाएंगे, यहां से भी लोग जाएंगे, तो हम कह रहे हैं पैरेलली ट्रैफिक जा रहा है प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा टाइम इसको दे देता है, थोड़ा टाइम इसको दे देता है, ऐसे करके वो मैनेज करता है, पर इतना फास्ट करता है कि हमें लगता है कि दोनों काम पैरेलली हो रहे हैं। तो हम ऐसे कई सारे कोड को पैरेलली रन करा देते हैं। कॉन्सेप्चुअली तो कम से कम वो पैरेलली रन हो रहे होते हैं। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं, अपने कंप्यूटर में देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि इस कोड में जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो जब यहां पर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ही दूसरी जा पाएगी, उसके बाद ही तीसरी जा पाएगी, उसके बाद ही चौथी जा पाएगी। यानी ये एक के बाद एक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए जो ये पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है वो एक ही है। तो इसके अंदर की सारी इंस्ट्रक्शन इसी पाथ से जाएंगी, तो वन आफ्टर द अदर जाएंगी। तो ये कोड सिंक्रोनस कोड है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड की लाइंस एक के बाद एक चल सकती है, एक के बाद एक रन होगी, तो ये बोलते हैं सिंक्रोनस कोड है। लेकिन जब इस कोड को और इस कोड को कंपेयर करते हैं, तो ये कोड और ये कोड दोनों इंडिपेंडेंट
अलग पाथ को चूज कर रहे हैं। इस कोड का पाथ अलग है, इस कोड का पाथ अलग है। इस कोड के अंदर जो लाइंस लिखी हैं इस पाथ से जाएंगी, इस कोड के अंदर जो लाइंस लिखी हैं वो इस पाथ से जाएंगी, तो दोनों के पाथ अलग अलग हैं, तो दोनों पाथ पे पैरेलली लाइंस जा सकती हैं। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब पैरेलल, एक साथ हो रहा है वो। सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक, सिंक में है वो। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिख रहे हैं उसके भी पोर्शंस को, ये जो कोड लिख रहे हैं हम, ठीक है, इसमें भी एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, ये अलग अलग कोड है। अगर मैं इनको पैरेलली चलाना चाहता हूं तो मुझे इधर भी इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए विद इन द कोड। विद इन द कोड, कोड के भी अलग अलग पोर्शन है। एक कोड है जो एलसीएम निकाल रहा है, एक कोड है जो प्राइम नंबर चेक कर रहा है, एक कोड है जो 2 नंबर को ऐड कर रहा है। ये 3 अलग अलग कोड है और ये तीनों कोड को मैं पैरेलली चलाना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं, इनका अलग इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन हो। ये जो पाथ है ना, इसी को थ्रेड बोलना। इसको क्या बोलेंगे, थ्रेड। अब जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, विच मीन्स कि उसमें ऐसे आप मल्टीपल कोड को अलग अलग थ्रेड नहीं दे सकते। उसमें तो जो कोड लिख रहे हो वो एक सीक्वेंस में ही चलेगा, क्योंकि उसका एक ही पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसको हटाओ। ठीक, अब ये समझो कि आपके जावास्क्रिप्ट इंजन, जो कि किसके पास है, ब्राउजर के पास है, राइट। ब्राउजर को पिक्चर में लाओ भाई। ब्राउजर एक प्रोग्राम है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ब्राउजर जो है उसके अंदर भी मल्टीपल कोड पैरेलली चल सकता है, क्योंकि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ब्राउजर में होता है, ठीक है। ब्राउजर में मल्टीपल कोड एक साथ चल सकता है क्योंकि उनको अलग अलग थ्रेड्स मिलती हैं, तो वो पैरेलल चल सकता है। तो ब्राउजर हो सकता है बिहाइंड द सीन कुछ डाउनलोड करने का काम कर रहा है, या ब्राउजर से आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर लेते हो, तो वो हो सकता है अलग अलग कोड हो। ये कोड भी रन हो रहा है, ये कोड भी रन हो रहा है, ये कोड भी रन हो रहा है, मल्टीपल टैब्स आप ओपन कर लेते हो ना ब्राउजर में। तो ब्राउजर आपको फैसिलिटी देता है मल्टी थ्रेडेड। ब्राउजर कैसा है, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर लेता है ताकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल सके। पर ब्राउजर आपके जावास्क्रिप्ट के लिए, एक जावास्क्रिप्ट के लिए एक ही इंजन प्रोवाइड कर रहा है और वो सिंगल थ्रेडेड है। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई और ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोचो। मैंने आपको बताया था हमारे पास होता है कॉल स्टैक और हमारे पास होता है हीप और कॉल स्टैक। इसको बोल रहा हूं हीप और इसको बोल रहा हूं कॉल स्टैक, ठीक है, याद आया। जब भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम स्टार्ट होता है सबसे पहले यहां कौन आ जाता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, और खासतौर पे मेमोरी मैनेजमेंट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये चीजें बताई हुई हैं आपको। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वो सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जो आप ग्लोबल लोकेशन पे बना रहे होते हो। जैसे अगर मैंने यहां पर कोई वेरिएबल बना दिया, लेट ए असाइन 10, है ना, या लेट बी असाइन 20, तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो ग्लोबल लोकेशन पे बने। इनफैक्ट ये जो F2 फंक्शन बना है ये भी ग्लोबल लोकेशन पे बना हुआ है। तो A, B और F2 ये तीनों वेरिएबल्स कहां बनने वाले हैं, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनने वाले हैं। यहां पर ये वेरिएबल बनेंगे। A और B वेरिएबल के अंदर तो यहीं पर वैल्यू भी आ जाएंगी, पर फंक्शन ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है हीप में। फंक्शन ऑब्जेक्ट को कहां मेमोरी मिलती है, हीप में मिलती है। और ये जो F2 फंक्शन है, ये वेरिएबल F2 सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेन कर रहा है। ये स्थिति है अभी हमारे कोड के हिसाब से। अब अगर हमने किसी फंक्शन को कॉल किया, जैसे F2 फंक्शन को कॉल किया, तो F2 फंक्शन कॉल स्टैक में आ जाता है, यानी F2 फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। देखो, फंक्शन ऑब्जेक्ट होना अलग बात है और उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनना अलग बात है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उस F2 फंक्शन का बनता है और वो कॉल स्टैक पे आ जाता है। अब हमें मालूम है जब फंक्शन कोई कॉल होगा तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और वो कॉल स्टैक पे आएगा और वो कोड रन होगा। अब सोचो कि F2 फंक्शन ने F3 को कॉल कर लिया तो F2 यहां आ चुका है, F2 ने F3 को कॉल किया तो F3 यहां आ चुका है, F3 ने F4 को कॉल कर लिया है तो F4 यहां आ चुका है। ये इस तरीके से कॉल स्टैक भरता जाता है। और जब हम बोल रहे हैं सिंगल थ्रेडेड है, तो जो टॉप पे है,
जैसे F4 टॉप पे है कॉल स्टैक में, तो F4 का कोड रन हो रहा है सिंगल थ्रेडेड। अब जब तक उसका कोड पूरा रन नहीं हो जाता F3 नहीं चल सकता, क्योंकि F4 जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तब F4 यहां से हट जाएगा और फिर टॉप में कौन दिख रहा है, F3, तो फिर F3 फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा। F3 का काम खत्म हो जाएगा तो ये यहां से हट जाएगा, फिर F2 का कोड चलेगा। तो इस तरीके से ये सिंगल थ्रेडेड है, यहां पर इसे एक सिंगल थ्रेड मिल रही है। तो जो भी कोड रन होना है वो स्टैक के टॉप में जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रखा है उसका कोड ही रन होने वाला है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके कारण ये सिंक्रोनस है कि भाई जो भी कोड लिखोगे वो एक सीक्वेंस में चलेगा। अगर आपने यहां पर बहुत सारी लाइंस लिख दी, सपोज करो अभी इस कोड को हटाते हैं और कुछ लाइंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा console.log और यहां पर मैंने लिख दिया 1, तो ये 1 प्रिंट करेगा, सीधी सी बात है, ये ग्लोबल लोकेशन पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कुछ और लाइंस भी लिख देता हूं और मैं एक और काम करता हूं, मैं यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन, और उसका कुछ नाम रख लेता हूं, लेट्स से F1, और ये जो F1 फंक्शन है इसके अंदर कुछ कोड लिख देता हूं console.log और कुछ कोड लिख दो यहाँ पे हेलो लिख दो, ठीक है। ये तो हो सकता है यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ 2, यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ 3, और फिर यहाँ पर मैं कॉल कर ले रहा हूँ F1 फंक्शन को, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ 4, यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ 5, यहाँ पर फिर F1 फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक, और फिर यहाँ पर 6। तो क्या होता होगा, सबसे पहले कॉल स्टैक पे आ जाता होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और उसकी लाइंस चल रही हैं। तो ये फंक्शन चला, 1 प्रिंट हो गया, ये फंक्शन चला, 2 प्रिंट हो गया, ये फंक्शन चला, 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर F1 फंक्शन कॉल हो गया। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर F1 फंक्शन आ जाएगा, यानी कॉल स्टैक के अंदर सबसे नीचे कौन है, कॉल स्टैक के अंदर सबसे नीचे कौन है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और उसके ऊपर कौन आ जाएगा, F1 आ जाएगा। अब F1 का कोड यहां पर रन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोड रन हो गया, ये रन हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। जब ये लाइन चल जाएगी ना, उसके बाद ही ये लाइन चल सकती है। ये है सिंक्रोनस, ये है सिंगल थ्रेडेड होने का मतलब। अब 5 प्रिंट होगा, फिर F1 फिर से कॉल हो गया, तो देखो फिर से कॉल स्टैक में F1 को दोबारा लाया जाएगा। F1 जब अपना काम खत्म कर दिया था ना, तब वो कॉल स्टैक से हट गया था। उसके बाद ये दोनों लाइंस चल गई, उसके बाद F1 फिर से कॉल हुआ तो वो फिर से कॉल स्टैक में आया। अब इसका कोड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये 6 चलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। 1 2 3 प्रिंट होने के बाद हेलो प्रिंट हो रहा है, फिर 4 5 प्रिंट होने के बाद फिर से हेलो प्रिंट हो रहा है, फिर 6 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहां तक भी हमको बात समझ में आ गई। तो हमें समझ में आ रहा है सीक्वेंस में चलने का मतलब क्या है, सिंक्रोनसली चलने का मतलब क्या है। हमें समझ में आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, इसलिए सिंक्रोनसली चल रहा है, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप के बाद ही अगली स्टेप चलेगी। तो देखिए जावास्क्रिप्ट जो है वो प्राइमरली सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, विच मीन्स it can only execute one task at a time. If a long running operation, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एक फंक्शन बनाया जिसका टास्क है कि वो सर्वर से कोई डेटा फेच करके लाए और उसको फिर पेज पे डिस्प्ले कर दे या कुछ कैलकुलेशन कर ले। अब वो सर्वर से डेटा लाने में इतना उसे टाइम लग रहा है कि यहां पे आपका पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, क्योंकि उसकी आगे की लाइंस तब तक नहीं चलेंगी जब तक ये फंक्शन अपना काम खत्म नहीं कर लेता। तो कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क अगर जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन कर रहा है, इमेजिन करो अभी जैसे हमने ये कोड लिखा, F1 कोई ऐसा टास्क कर रहा है जो बड़ा ही टाइम टेकिंग है, तो जब तक ये काम कंप्लीट नहीं कर लेगा इसके आगे की लाइन नहीं चलेगी, तो हमारा जो पेज है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, क्योंकि उसका कोड अभी चल रहा है। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट सोचा गया। पर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का काम कैसे वर्क करता है ये लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि जावास्क्रिप्ट जब सिंगल थ्रेडेड है तो ये कैसे हो पाता होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे ब्राउजर के पास मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ब्राउजर का जो कोड है हो सकता है सी लैंग्वेज में बना, हो सकता है C++ के से बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ब्राउजर को मालूम है कैसे रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजनी है और वहां से आ रहे रिस्पॉन्स को हैंडल करना है, ये जावास्क्रिप्ट, ये ब्राउजर को आता है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्राउजर, ठीक है। ऐसे ब्राउजर के और भी बहुत सारे काम हैं। ब्राउजर के ये जो बहुत सारे काम हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कोड बना हुआ है, मानते हो आप। और ये सारा कोड जरूरी नहीं कि जावास्क्रिप्ट में बना हो, ये सी लैंग्वेज में बना हो सकता है, C++ में बना हो सकता है, ठीक है।
जब भी ब्राउजर को लगेगा इस कोड को चलाएगा और इनके लिए अलग थ्रेड बना देगा वो। तो ये तो पैरेलली चल सकते हैं, ये तो हमारे जावास्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है ना, ये तो ब्राउजर चला सकता है ना, तो ये तो पैरेलल भी चल सकते हैं, यानी सर्वर पे रिक्वेस्ट भी हो रही है, साथ में कुछ और भी काम हो रहा है, वो कर सकता है। ठीक है, बढ़िया। अब सोचो कि हमने अपना जावास्क्रिप्ट का एक कोड रन करा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन का है और यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, कॉल स्टैक भी है और हीप भी है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ, ये हीप है और ये हमारा कॉल स्टैक है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। जो ब्राउज़र है ना, वो आपको प्रोवाइड करता है एक अमेजिंग चीज़ जिसका नाम है वेब एपीआई। अब भला ये वेब एपीआई क्या है? वेब एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, फुल फॉर्म तो हमको मालूम है, लेकिन ये होता क्या है? सोचो कि यहां पर एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना हुआ है, कई सारे फंक्शंस हैं। मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिख रहा हूं, सेट टाइम आउट। ठीक है, दिस इज वन फंक्शन, पर मैं कह रहा हूं ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस हम नहीं बना रहे, ये पहले से बने हुए हैं। जो पहले से फंक्शंस बने हुए हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? भाई जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, पर इसको मैं वेब एपीआई क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि वेब यानी ब्राउजर की ये फंक्शनैलिटीज को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो ये फंक्शंस उन्हें कॉल करते हैं। मैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं और ये फंक्शन इधर की किसी चीज को कॉल कर रहे हैं। समझ गए बात को? मतलब मैं जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहा हूं और ब्राउजर की किसी फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। जब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें से यहां जो इस लाइब्रेरी में फंक्शंस मिल रहे हैं ना, इसमें से किसी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और मैं कॉल करूंगा तो ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, इसकी कोडिंग तो पहले से हो रखी है ना, उस कोडिंग में इनको कॉल करने की स्टेप्स लिखी हुई है। तो ब्राउजर आपको ये वेब एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है सो दैट आप इनको यूज कर सको। समझ में? इसलिए इसको एपीआई बोल रहे हैं। जैसे मान लो आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, आपको कोई ऐसा काम करवाना है, जैसे रजिस्ट्री करवानी है आपको। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप एक एजेंट के पास जाते हो, क्योंकि एजेंट आपका वो काम करवाता है। तो एजेंट को आप एपीआई के थ्रू, एपीआई के जैसा सोचो कि वो एक्चुअल काम करने का माध्यम है। ठीक है, मीडिएटर है। तो एपीआई इज लाइक अ मीडिएटर। आप उसको यूज करते हो और वो आपका काम कर देते हैं, आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो एपीआई है कुछ नहीं है, एक लाइब्रेरी है और कुछ भी नहीं है। इसी में आप डोम भी पढ़ोगे, डोम भी इसी के पास है, ये ब्राउजर के पास होती हैं चीज़ें। ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ें नोड के पास भी रहेंगी, पर जैसे डोम नहीं रहेगा। और भी अब आप जावास्क्रिप्ट में कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हो, करते ही हो। अब आप console.log भी तो यूज़ कर रहे हो, आपने तो नहीं बनाया ना, ये फंक्शन यूज़ कर रहे हो ना। वैसे ही आप इन फंक्शंस को भी यूज़ करोगे, और इन फंक्शन को यूज़ करोगे तो ये करते क्या है? चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इस स्क्रीन पर वापस आएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ सेट टाइम आउट फंक्शन को। देखो सेट टाइम आउट फंक्शन जो है ना, उसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन पास कर दो। कैसे पास कर दो? ये फंक्शन बनाया और ये पास कर दिया, और दूसरी चीज मैं इसमें पास कर रहा हूं टाइम। जैसे मैंने पास कर दिया 3000 मिली सेकेंड्स, सेट टाइम आउट। ठीक है, ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब देखो इस फंक्शन के अंदर कुछ कोड भी तो लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया console.log और इसमें लिख देता हूं a। ठीक है ना, a प्रिंट होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये चला है। मैंने इसको 2 चीजें दी हैं। मैंने इसको दिया एक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है, और मैंने दिया है टाइम मिली सेकेंड्स में, जो कि इक्वल टू है 3 सेकेंड्स। अब जरा सोचो कि जब प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले इसमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आता है, आता ही है। इसमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया। इसी के कारण हमारी ये पहली लाइन चलती है console.log, और ये 1 प्रिंट कर देता है। हो गया 1 प्रिंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल हो रहा है, वो भी तो एक फंक्शन कॉल है ना। और जब भी फंक्शन कॉल होता है सबसे पहले वो कहाँ आता है? वो कॉल स्टैक पे आता है। तो यहां पे सेट टाइम आउट फंक्शन आ चुका है। दिस इज सेट टाइम आउट। अब ये फंक्शन क्या है? ये तो ये लाइब्रेरी है, तो ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन को मैंने क्या पास कर दिया? इस फंक्शन को मैंने मेरा फंक्शन पास कर दिया। कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन पास कर दिया। इस फंक्शन का कोई नाम तो है नहीं, मैं इसको ए बोल दूं, कैपिटल ए बोल दूं, ठीक है ना, समझने के लिए इजी रहेगा। तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को पास किया ना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा F1 फंक्शन के लिए फंक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है,
और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट मैंने सेट टाइम आउट में पास कर दिया है। अच्छा, अब सेट टाइम आउट की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? वो तो यहाँ कहीं है, वेब एपीआई के पास है, यहाँ कहीं है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अब चल रही है और इस डेफिनेशन को इस फंक्शन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया है। भाई फंक्शन ऑब्जेक्ट तो यहां पर बैठा है ना, इसका कुछ एड्रेस होगा, रेफरेंस होगा, वो मैंने पास कर दिया है, तो वो चीज सेट टाइम आउट को मिल चुकी है। तो सेट टाइम आउट की कोडिंग चल रही है। सेट टाइम आउट की कोडिंग में होता क्या है? सेट टाइम आउट की कोडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा ना इसका डायग्राम मुझे और बड़ा करना चाहिए। ये सब ब्राउजर के पास की चीज़ है ना, तो इसके पास ना एक कॉल बैक को रजिस्टर करने का तरीका होता है। तो ये क्या करता है, जो फंक्शन मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट इसे दिया है, ये इस कॉल बैक को यहां रजिस्टर कर देता है। मतलब अब सेट टाइम आउट जैसे ही मैंने कॉल किया तो जो फंक्शन मैंने उसे प्रोवाइड किया है वो उसने यहां पे रजिस्टर कर लिया। सेट टाइम आउट ब्राउजर की टाइमर फैसिलिटी को यूज कर रहा है। सेट टाइम आउट ने इस टाइमर को कॉल कर लिया। तो मैंने सेट टाइम आउट को क्या बोला? मैंने कहा सेट टाइम आउट तुम ब्राउजर की टाइमर वाली फंक्शनैलिटी को कॉल कर दो, और मैंने जो कॉल बैक फंक्शन तुम्हें दिया है इसको वहां रजिस्टर कर दो। ये कॉल बैक फंक्शन तब कॉल कर लेना जब टाइम एक्सपायर हो जाए, जब टाइमर एंड हो जाए। तो सेट टाइम आउट का काम बस इतना है कि जो कॉल बैक आपने दिया उसको यहां रजिस्टर कर दो और यहां से इस टाइमर फंक्शनैलिटी को ट्रिगर कर दो। अब ये टाइमर फंक्शनैलिटी जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, ये तो ब्राउजर का है, तो ये अलग थ्रेड पे रन हो रहा है। और सेट टाइम आउट फंक्शन का काम खत्म हो गया, पर ये टाइमर का काम अभी चल ही रहा है। आपने पहली लाइन चलने के बाद जब सेट टाइम आउट को कॉल किया तो उसे ये फंक्शन प्रोवाइड कर दिया और ये 3 सेकेंड बोल दिया, तो 3 सेकेंड तक वो टाइमर चलेगा। सेट टाइम आउट ने जिस टाइमर को कॉल किया वो 3 सेकेंड तक चलेगा। जब तक वो 3 सेकेंड नहीं हो जाते तब तक ये कॉल बैक फंक्शन कॉल नहीं होगा। सेट टाइम आउट को हमने बोला है कि 3 सेकेंड बाद ये फंक्शन को कॉल कर लेना, तो सेट टाइम आउट कॉल नहीं कर रहा है। अगर सेट टाइम आउट कॉल करता इस फंक्शन को तो एक्चुअल में ये फंक्शन जब तक अपना पूरा काम खत्म नहीं कर लेगा तब तक अगली लाइन चल ही नहीं सकती थी। भाई जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है ना, तो सेट टाइम आउट का काम खत्म होने के बाद ही ये 2 प्रिंट करेगा ना, ऐसा होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सेट टाइम आउट का काम इस फंक्शन को कॉल करना है ही नहीं। हमने जो कॉल बैक फंक्शन उसे दिया है उसे सेट टाइम आउट कॉल नहीं करेगा। अगर करता होता तो जब तक सेट टाइम आउट अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक अगली लाइन पे नहीं जाते। सेट टाइम आउट का काम तो बस इतना है कि इस फंक्शन को कॉल बैक रजिस्टर में स्टोर कर दो, मतलब उसका रेफरेंस, फंक्शन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहीं रजिस्टर कर दिया, एंड ब्राउजर के टाइमर फंक्शनैलिटी को कॉल कर लिया जो ये कह रहा है कि 3 सेकेंड तक वो चलेगा, और सेट टाइम आउट का काम खत्म। वो उसको काम पे लगा के उसका काम खत्म हो गया। और जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है और ये लाइन क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है ऐसा मान रहे हैं, तो अगली लाइन चलने लगती, तो 1 के बाद 2 प्रिंट हो जाता है। और उधर अभी टाइमर चल रहा है, ब्राउजर का टाइमर चल रहा है क्योंकि वो अलग थ्रेड पे है और जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा अलग थ्रेड पे। तो जावास्क्रिप्ट तो अभी भी सिंक्रोनस है, उसकी तो एक एक लाइन चल रही है। अब अगली लाइन चलती है, 3 भी प्रिंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप F1 को कॉल कर लेते हो, F1 कॉल होता है तो ये F1 का कोड चल जाता है। देखो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर F1 आ चुका है ना, उसका काम खत्म हो जाता है। फिर 4 भी प्रिंट हो जाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, ये भी, फिर ये भी चल गया, फिर ये भी चल गया, पूरा कोड चल गया। अभी 3 सेकंड हुए नहीं है, 3 सेकंड जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो एक बार रन करके देखो, तो 1 2 3 ये प्रिंट हो गया, 1 2 3। ए नहीं प्रिंट हुआ, ए कब प्रिंट हुआ? सबसे आखिरी में, पहले पूरा कोड चल गया उसका, उसके बाद उसने ए को प्रिंट किया है 3 सेकंड के बाद, क्योंकि 3 सेकंड के पहले ये सब कुछ कोड चल चुका था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने 3 सेकंड की जगह यहां पे 0 सेकंड दिया होता तो क्या होता? तो क्या ये तुरंत चल जाता? नहीं, तुरंत नहीं चलता। अब इस बात को समझने के लिए भी मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब जैसे यही चीज है, मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा एग्जाम्पल को बड़ा कर देता हूं। अभी आप ये F1 फंक्शन छोड़ो, इसको यहां लिख देते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं B और यहां पे लिख देता हूं 2। मैं जानता हूं इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गया ना आपको,
तो जावास्क्रिप्ट में मज़ा आ जाएगा आपको, बल्कि इसको मैं 1000 कर देता हूँ और इसको 2000 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 बार सेट टाइम आउट को कॉल किया है, तीनों में अलग अलग फंक्शंस पास किए हैं, तीनों में अलग अलग टाइम मेंशन किया हुआ है। अब ये कोड है, ठीक है। अब इस कोड का आउटपुट पहले तो आप स्क्रीन को पॉज करके प्रेडिक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में आएगा क्या। चलो पहले एक बार रन करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, उसके बाद F1 फंक्शन चल गया है तो हेलो प्रिंट हो गया है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, उसके बाद हेलो प्रिंट हो गया, फिर 6 भी आ रहा है। जब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का सारा कोड खत्म हो गया, उसके बाद सेट टाइम आउट वाले ये जो हमने फंक्शन पास किए थे उनकी बारी आती है। उसमें सबसे पहले टाइम खत्म होता है B का, क्योंकि 1 सेकंड का टाइम दिया था, तो B आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद A आता है। पर क्या मैं यहाँ पे 0 सेकंड दे देता तो ये सबसे पहले प्रिंट हो जाता? इसको तो मैंने टाइम ही नहीं दिया जी, नहीं, ये भी बाद में ही प्रिंट होते। पहले पूरा कोड चल जाता, उसके बाद A, फिर आता B, फिर आता C, A फिर B फिर C। मतलब A 0 सेकंड लेके इमीडिएटली नहीं चल रहा है वो। अब इसका कारण भी समझना है हमको, तो कारण समझने के लिए चलते हैं इस जगह पर कि जैसे यहां पर फंक्शन कॉल हुआ सेट टाइम आउट, यहां पर जो फंक्शन पास किया है वो बन गया, इसका रेफरेंस मैंने पास कर दिया, इसने टाइमर को कॉल कर लिया, एक टाइमर कॉल हो गया, ठीक है। ये 3 सेकंड के लिए चलने वाला है, और जो फंक्शन F1 दिया उसको मैंने यहाँ रजिस्टर कर लिया। उसके बाद सेट टाइम आउट का काम खत्म हो जाता है, तो सेट टाइम आउट यहां से निकल जाता है, सेट टाइम आउट का काम खत्म। अब यहाँ पे console.log चल रहा है, वो कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फिर एक समय आता है फिर से सेट टाइम आउट आता है, ठीक है। इसको मैं नाम कुछ और दे दूं, F1 ना देके इसको A नाम दे रहा हूं ना मैं, इसको क्या नाम दे रहे हैं, A नाम दे रहे हैं, ठीक है। A फंक्शन बना, ये वाली लाइन चलती है, कौन सी, ये वाली लाइन, ठीक। तो क्या होता है कि फिर से सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल स्टैक में आता है, और इसमें जो फंक्शन पास किया है मैंने वो फंक्शन ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसका रेफरेंस पास हो जाता है, सेट टाइम आउट की कोडिंग चलती है, वो इस फंक्शन को यहाँ कॉल बैक रजिस्टर में रजिस्टर कर देता है, जिससे ये F1 लिख दिया, A और B है ना, ये दोनों यहां पर आ चुके हैं। इसने एक और टाइमर को चला दिया, मतलब टाइमर का एक और इंस्टेंस बना लिया। तो समझ लो एक टाइमर ये चल रहा है, एक टाइमर ये चल रहा है। ये टाइमर चल रहा है सपोज करो 3 सेकंड के लिए, ये टाइमर चल रहा है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। फिर इसका काम खत्म हो जाता है, इसकी मेमोरी रिलीज हो जाती है, ठीक है। अगली लाइन आप कॉल कर रहे हो इसको, तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद आप F1 को कॉल कर रहे हो, तो डेफिनेटली F1 यहां पर आता होगा, F1 यहां पर आ जाता होगा, ठीक है। F1 का कोड चलता होगा, हेलो प्रिंट हो जाता होगा, इसका काम खत्म हो गया। अभी हो सकता है, मान लो हो सकता है हाइपोथेटिकली कि इसका काम खत्म हो चुका है, हो सकता है ना, अभी हो सकता है 1 सेकंड हो गया हो, इसका काम खत्म हो गया, तो ये इमीडिएटली B वाले फंक्शन को कॉल नहीं करता, बल्कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक क्यू। क्या बोलते हैं, कॉल बैक क्यू। इसी को हम टास्क क्यू भी बोलते हैं, टास्क क्यू। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इसके अंदर ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ब्राउजर उनको कॉल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ये टाइमर का काम फिनिश हुआ है ना, इससे एसोसिएटेड जो फंक्शन था उसको वो इस क्यू में भेज देता है। अब क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है। कई लोग बोलते हैं सर हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत है क्या, हम वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता। आपको पता होना चाहिए क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो चीज़ इसमें पहले जाएगी वही सबसे पहले बाहर आएगी। और स्टैक कैसा है, स्टैक में जो टॉप में रखा है वही सबसे पहले एक्सेस हो सकता है। तो दोनों डेटा स्ट्रक्चर में अंतर है। तो यहां पर क्या आ चुका है, यहां पे आ चुका है B, यस B आ चुका है इसमें, लेकिन वो कॉल नहीं हुआ, वो कॉल स्टैक, ये कॉल स्टैक में गया नहीं अभी। क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि यहां पर अभी कोई कोड चल रहा है। यहां पे हो सकता है कि F1 फंक्शन चल रहा हो सकता है ना, तो अभी यहां पर वो चल रहा है, तो ये तो सिंगल थ्रेडेड है ना, तो अभी तो इसको ही एग्जीक्यूट करेगा। बीच में कोई और कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ये चल रहा है ना अभी। अगर कोई बीच में आ जाएगा तो ये ब्लॉक नहीं हो जाएगा। और जावास्क्रिप्ट में नॉन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब आप समझे, मान लो यहां F1 फंक्शन था और F1 फंक्शन अभी रन हो रहा है और यहां पर ये 1 सेकंड हो गया टाइमर का,
इसने बी फंक्शन को अब बोला कि इसको अब कॉल कर लेना चाहिए, तो बी फंक्शन को उसने यहां भेजा, और मान लो बी फंक्शन को हम यहां पे कॉल स्टैक में ले आते हैं, बिकॉज कॉल स्टैक में आए बिना तो वो फंक्शन चलेगा नहीं, वो तो जावास्क्रिप्ट में हमने बनाया, तो वो तो जावास्क्रिप्ट इंजन में कॉल स्टैक में आने के बाद ही चलेगा ना। तो वो यहां पे ले आए, तो F1 चल रहा था उसका क्या, वो अधूरा ही रह जाएगा, उसका काम ब्लॉक कर दोगे और यहां पे बी आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नॉन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट है। अब नॉन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको ब्लॉक मत करो, ये F1 को चलने दो, पर ये कॉन्सेप्ट कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसके लिए यूज होता है इवेंट लूप। इवेंट लूप समझ लो एक प्रोग्राम है। इवेंट लूप का काम क्या है, कंटिन्यूसली ये देखना कि कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ क्या। जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, है ना, या जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तब वो यहां से टास्क क्यू में से जो सबसे आगे फंक्शन का रेफरेंस रखा है उसका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना के लोड कर देगा किसमें, कॉल स्टैक में। तो ये वेट कर रहा है, भले ही 1 सेकंड इसका हो चुका है, लेकिन ये वेट कर रहा है। ये तब तक नहीं चल सकता जब तक कि यहां का कोड अभी खत्म नहीं हो रहा, जब तक ये पूरा नहीं चल जाता। यहां पे जो भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो चल जाना चाहिए। तो अब ये इवेंट लूप के लिए ये कॉल स्टैक एम्प्टी कब माना जाता है, क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो हमेशा के लिए बैठा रहेगा ना जब तक प्रोग्राम चल रहा है। तो आप ये तो फुल्ली एम्प्टी तो कभी होगा ही नहीं, अगर एम्प्टी होगा तो प्रोग्राम एंड हो चुका होगा। तो एक्चुअल में इवेंट लूप की नज़र में कॉल स्टैक तब एम्प्टी होता है जब कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऊपर ना बचा हो, वो सब जा चुके हों काम करके, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी आइडल बैठा हो, उसकी भी कोई लाइन अब एग्जीक्यूट होने के लिए बाकी नहीं है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बैठा रहेगा लेकिन उसकी सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो प्रोग्राम अभी एंड नहीं हुआ है। उस सिचुएशन को ये एम्प्टी बोलेगा, तब ये कॉल स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि एक्चुअल में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो तब भी रहेगा वहां पे, लेकिन उसकी सारी लाइंस हो चुकी हैं, तब जाके वो इसको यहां पे लोड करेगा। इसलिए ये अभी बीच में नहीं आ रहा है, 1 सेकंड हो गया, लेकिन ये बी, इसीलिए कॉल बैक क्यू का कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई यहां पर वेट करो अभी तुम, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर सपोज करो कि ये F1 फंक्शन कॉल कर लिया है, तो हेलो प्रिंट हो गया, फिर ये लॉग फंक्शन को कॉल कर लिया और 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर से सेट टाइम आउट को हमने कॉल कर लिया, तो सेट टाइम आउट फिर से यहां आया, सेट टाइम आउट आया, तो यहां पर एक और बार फंक्शन बन गया, फंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया C, और सेट टाइम आउट में हमने पास किया है C को, तो उसने एक और टाइमर को चालू कर दिया है और उसमें हमने बोला कि 2 सेकंड तक ये चलेगा, ठीक है। और सेट टाइम आउट में जो फंक्शन पास किया था वो यहां रजिस्टर कर दो, यानी C को रजिस्टर कर दो, ठीक है। और यहां पर ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, सेट टाइम आउट का काम खत्म हो गया, ठीक है। यहां हो सकता है कि इसका काम खत्म हो चुका था तो B यहां पर आ चुका है, ठीक है, और अब यहां आगे की लाइन चल रही है, तो 5 प्रिंट हो गया, फिर F1 कॉल हो गया, तो F1 का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, कॉल स्टैक में आ गया, अब वो चल रहा है, ठीक है। मीनवाइल हो सकता है कि यहां पर ये 2 सेकंड भी पूरे हो गए हो सकता है, तो ये क्या करेगा, C को इसके पीछे भेज देगा, उसके बाद A का टाइम खत्म हो जाता है तो A को इसके बाद भेज देगा, ठीक है। तो यहां से ये हट जाएंगे, ये टाइमर अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, ये इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में इसके अंदर बैठे हुए हैं, इमीडिएटली रन नहीं हो रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं। इवेंट लूप कंटिन्यूसली, इवेंट लूप का काम है कंटिन्यूसली इसको चेक करो। तो अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन भी चल जाती है, F1 भी चल जाता है, ये भी चल जाता है, अब जाके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की सारी लाइन चल चुकी है। अब इवेंट लूप को मौका मिला है क्योंकि उसकी नज़र में अब कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो वो लोड करेगा B को, फिर C को, फिर A को, इसलिए B वाला कोड पहले चल रहा है, फिर, है ना, अभी ये मैं फिर से रन करके बताता हूं क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस कर दिए थे ना, देखो, तो B वाला कोड पहले चल रहा है, फिर C वाला चल रहा है, फिर A वाला चल रहा है, क्योंकि पहले B आया, फिर C आया, फिर A आया। समझ में आया है कॉन्सेप्ट? अरे यही कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस अचीव कैसे हो रहा है? तो असिंक्रोनस अचीव करने के लिए कॉल बैक का भी यूज करना पड़ा, इवेंट लूप का भी यूज करना पड़ा, वेब एपीआई का भी यूज करना पड़ा, कॉल बैक रजिस्टर भी करने पड़ रहे हैं, कॉल बैक क्यू का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये सब कुछ यूज हो रहा है, तब जाके असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट हो रही है। वरना जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है, सिंक्रोनस है,
अब जैसे मैं कुछ सिनेरियो बताता हूँ, सेट टाइम आउट तो एक फंक्शन है ना, वेब एपीआई में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। मान लीजिए कॉल बैक को आप एक काम समझ लीजिए, एक टास्क समझ लीजिए, और हम इसको असिंक्रोनसली चलाना चाह रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, सर्वर से डेटा फैच हो जाए तो ये काम कर देना। वो काम एक्चुअल में एक कॉल बैक फंक्शन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्वर से डेटा फैच होना ये भी तो एक काम है ना। ये वाला काम कौन कर रहा है, ब्राउजर कर रहा है। इसलिए वो जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है, वो सेपरेट थ्रेड में चल सकता है। इसलिए ये काम अलग चलता रहेगा और हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड अलग चलता रहेगा। और जब ये काम हो जाएगा तो वो ये कॉल बैक को कॉल बैक क्यू में पहुंचा देगा। इसी तरीके से सेट टाइम आउट वाला एग्जांपल, जब इतना टाइम निकल जाए तो ये काम कर देना। काम मतलब कोई कॉल बैक, तो हमने बोला कि इतना 3 सेकंड हो जाए तो ये काम कर देना, तो वो तो 3 सेकंड निकल जाए, ये वाला टास्क है। ये कौन कर रहा है, ये ब्राउजर का कोड कर रहा है, वो अलग थ्रेड में चल रहा है। जब ये इवेंट हो जाए, अब जैसे कोई बटन बनाई है आपने पेज पे, बटन पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं वैसे ही कोई कोड चल जाए, हम ऐसा चाह रहे हैं। अब बटन पे पता नहीं कब क्लिक होगा, तो बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मॉनिटर करने के लिए भी तो ब्राउजर कुछ करता होगा ना। तो हमने उसको कॉल कर लिया, तो वो ब्राउजर का एक काम है कि वो चेक कर रहा है कि बटन पे क्लिक हुआ कि नहीं, वो अपना चेक कर रहा है। उसका हमारे जावास्क्रिप्ट कोड से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा उसे पता चल जाएगा और वो हमारे कॉल बैक को किस में डाल देगा, टास्क क्यू में डाल देगा, जिसको कॉल बैक क्यू बोलते हैं। समझ में आया? तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है, इसको आप ABC की तरह सोच लो। तो हो क्या रहा है, ये कॉल स्टैक है, इसमें ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा, और ये हमारी वेब एपीआई है, और इसमें सेट टाइम आउट भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारा कॉल बैक रजिस्टर होते हैं यहाँ पे, और ये हमारा कॉल बैक क्यू है जिसको टास्क क्यू भी बोलते हैं। और हमने यहाँ पे कोई वेब एपीआई के फंक्शन को कॉल किया है जिसके कारण हम उसमें कॉल बैक पास कर पा रहे हैं। वो यहाँ जाता है कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको समझाया वही डायग्राम है। कॉल बैक क्यू में क्या आता है, फंक्शंस के रेफरेंस आते हैं। ये जो ABC अभी हमने बनाए थे ना, ये उनके रेफरेंसेस इसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। यही चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है, तो मेरे ख्याल से और कुछ इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हमें समझ में आया इवेंट लूप क्या है, इसमें हमें समझ में आया कॉल बैक क्यू क्या है, हमें समझ में आया वेब एपीआई क्या है, हमें समझ में आया कैसे जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होने के बावजूद असिंक्रोनसली चल सकती है। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई। हमें रीज़न समझ में आया कि भले ही यहाँ पर हम 0 ही क्यों ना लिख दें, पर उसके बावजूद ये वाला कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की सारी लाइंस नहीं चल जाती। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज तो हमने ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया हमको। हमको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो मुझे तो लगता है आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई लोगों को एक बार में ठीक से चीज़ें समझ में ना आई हो। थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से वीडियो को रिपीट में देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, आएगी समझ में। और अगर आ जाए ना तो कमेंट ज़रूर देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, हेवी लेक्चर था, इजी नहीं था। मैं नहीं मानता कि बिगिनर इसको एक बार में डाइजेस्ट कर पाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। पर पेशेंस के साथ इसको सुनो, समझो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको ये जावास्क्रिप्ट के कमाल के फीचर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के हिसाब से तैयारी भी इस वीडियो में आपकी हो रही है। अब तो लाइक कर दो, अब तो इसको शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और धमाकेदार कंटेंट के साथ।